मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने एसक्यूएम में टेस्टिंग वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो आई थिंक दिस इज आवर टॉपिक जहाँ से हम लोग स्टॉप किया था। सो फ्रॉम हियर ओनली वी सपोज टू कंटिन्यू। अब टेस्टिंग का अप्रोच क्या बोला है यहाँ पे। और यूनिट टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर हम लोगों के दो टाइप्स वापस आएंगे जो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो आपको क्या बोला है, अप्रोच टू टेस्टिंग। फर्स्ट वी स्टार्ट टेस्ट इन अ स्मॉल एंड टुवर्ड्स द टेस्ट इन द लार्ज। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे यूनिट से हम लोग टेस्ट चालू करेंगे एंड एट दी एंड हम लोग जब यूनिट टेस्ट होगा, मतलब यूनिट टेस्ट मतलब छोटे छोटे पार्ट को आप टेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के। देन छोटे छोटे पार्ट प्रॉपर टेस्ट होने के बाद में एक पार्ट को हम लोग दूसरे पार्ट के साथ इंटीग्रेट करके चेक करेंगे कि वो प्रॉपर वर्कआउट हो रहा है या नहीं, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन टेस्ट बोलते हैं। देन आपस में पार्ट्स अगर प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे, प्रॉपर वर्क कर पा रहे, देन हम लोग जाएंगे सिस्टम टेस्ट के ऊपर, जहाँ पे सारे आपके सॉफ्टवेयर के जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को हम लोग कंबाइन करके एज अ सिंगल सिस्टम या एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं। उसके बाद में कम्स एक्सेप्टेंस टेस्ट। सो यहाँ पे अभी हम लोग नॉर्मली क्या बात कर रहे हैं कि पहले जहाँ पे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पार्ट टेस्ट कर रहे थे, धीरे धीरे जैसे ही हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आएंगे या जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे, हम लोग छोटे छोटे पार्ट से अपना टेस्टिंग को कन्वर्ट करके बड़े पार्ट पे लेके जाएंगे। मतलब हम लोग बड़ा पार्ट सॉफ्टवेयर का जो है वो टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट आपका यूनिट टेस्ट आएगा। सेम यूनिट टेस्ट मीन्स स्मॉल पार्ट और स्मॉल मॉड्यूल ऑफ योर सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, अ मॉड्यूल टू बी टेस्टेड। उसके लिए हम लोगों ने मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखे रहेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्ड सुना है इन जावा। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्टर्ब्स एंड स्केलेटन सुनते हैं। जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है हम लोगों का या प्रोग्रामिंग होता है सिमिलर टाइप का, तो बेसिकली जो आपका स्केलेटन जो होता है जिसमें एक्चुअल एल्गोरिदम रहता है जो सर्वर एंड पे रहता है, और स्टब्स रहते हैं जो फंक्शन कॉल्स रहता है जो क्लाइंट एंड पे रहते हैं बेसिकली। ये पैटर्न चलता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास मॉड्यूल है, उसमें स्टब्स है। मतलब कि आपका पूरा प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें अलग कहीं से कॉल कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन कॉल्स है, जो आप सर्टन कोड या लाइब्रेरीज को रीयूज कर रहे हैं, सिर्फ उसी को हम लोग चेक कर रहे हैं। और उसको हम लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ड्राइवर के पास में। एज वेल एज टेस्ट केसेस भी हम लोग किसको दे रहे हैं, ड्राइवर को दे रहे हैं, एंड ड्राइवर विल जनरेट द रिजल्ट। सो दैट इज द मेन प्रोसेस, याद रखो। देन उसके बाद में आता है इंटीग्रेशन टेस्ट। यहाँ से हम लोगों का मेन जो टॉपिक है आज का वो स्टार्ट होता है। सो इन इंटीग्रेशन टेस्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो हम लोगों के बॉटम के ये जो मॉड्यूल्स है ना, इसको हम लोग स्टब्स बोलते हैं। टॉप मॉड्यूल इज टेस्टेड विद स्टब्स। Stubs are replaced one at a time, depth first, then as new modules are integrated, some subset of test is rerun. तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग के पास सबसे पहले ये मेन एक मॉड्यूल है या मेन प्रोजेक्ट है सॉरी आपका, जिसके अंदर वी हैव थ्री सब मॉड्यूल्स। वन इज मॉड्यूल बी, एफ एंड जी। Then B's again get divided into C. Now C is subdivided into D and E. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्टब्स आर रिप्लेस्ड वन एट अ टाइम, जहाँ पे हम लोग उसके अंदर और डिटेलिंग पे जा रहे हैं। और अब एरो देखो कैसे जा रहा है। अब
टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। और कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप? क्या समझ में आ रहा है? part, and bottom up, the main working is in the lower part of the project or department, and then it goes to the intermediate and then to the top for approval. ओके, एनी एग्जाम्पल फॉर द सेम? So not exactly with integration, but I can give with the management. Like हाँ। in the organization, suppose in the top-down approach, what हाँ। happens is main the managers or the main head take the decisions. ओके। They give it to the department leaders, and then that gets carry forward to the team. And in bottom up approach, the team would take a decision, they would convey to the team leader, and that goes on ahead to the different heads of the top part of the organization. ओके, बेसिकली जब अगर हम लोग टॉप डाउन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि टॉप मॉड्यूल जो है वहां से आपका काम चालू होता है, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेस्टिंग पार्ट। एंड उसके बाद में आप धीरे धीरे क्या करेंगे, आप नीचे नीचे और सब मॉड्यूल्स जो है वो ऐड करते जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन है, और जिसको मैं एकदम टॉप मॉड्यूल से स्टार्ट कर सकता हूँ और बॉटम तक धीरे 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 और चीज़ें मैं जो है वो ऐड कर सकता हूँ। ऐसा कोई मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ मैं। वी हैव समथिंग अवेलेबल फ्रॉम आवर प्रीवियस प्रोजेक्ट जो मैं यहाँ पे रीयूज कर सकता हूँ, वो नॉलेज में रीयूज कर सकता हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट बॉटम अप, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, बॉटम से मतलब स्क्रैच से मैं कुछ चीज़ चालू कर रहा हूँ। ऐसा कोई प्रोजेक्ट का ऑलरेडी कोई चीज़ें कोई वर्क मेरे पास है नहीं, तो वो टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले उसके बॉटम मॉड्यूल्स पे वर्कआउट करना पड़ेगा जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। सो यहाँ पे क्या बोला है, वर्क्स मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड इनटू बिल्ड्स एंड इंटीग्रेटेड फर्स्ट द मेन बॉटम मॉड्यूल, एंड देन एक बार बॉटम मॉड्यूल बन गए बाद में हम लोग धीरे 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 ऊपर जाएंगे और जहाँ पे हम लोग उसके ऊपर और सब उसके मेन मॉड्यूल्स जो है वो ऐड करते जाएंगे। सो बॉटम अप में हम लोग बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों को गैदर करना पड़ता है। वी हैव वेरी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोजेक्ट एंड वी हैव टू वर्क अ लॉट when we follow the bottom up integration। बॉटम अप इंटीग्रेशन मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों के जो सब मॉड्यूल्स है ना वहां तक हम लोगों ने डिवीजन किया और वहां से हम लोग एग्जैक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे देन वो सब मॉड्यूल्स के वापस मेन मॉड्यूल्स बनेंगे, उसके मॉड्यूल्स मेन बनेंगे, और ये वे में हम लोग इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। मतलब हर एक चीज हम लोग खुद से ऐड करते जा रहे हैं। जब हम लोग टॉप डाउन की बात कर रहे हैं, सो टॉप डाउन में मेरे पास कुछ चीजें कुछ एक्सपीरियंस अवेलेबल है, मेरा नॉलेज अवेलेबल है, और वो नॉलेज को मैं रीयूज करके डायरेक्टली टॉप मॉड्यूल से अपना जो अप्रोच है टेस्टिंग है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, टॉप डाउन अप्रोच जब अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो यहाँ पे जब मेरे पास कोई एक्चुअल मॉड्यूल बने नहीं रहते तब तक मैं उसका एक डमी या एक प्रोटोटाइप ऐड कर देता हूँ टेम्पररी। सो जस्ट टू मेक श्योर कि जब अगर मैं इंटीग्रेशन फॉलो करूंगा और यहाँ पे सपोज समझ लो कि यहाँ पे ये जो भी ग्रे कलर वाले हैं, ये ग्रे कलर वाले हम लोग के मॉड्यूल्स वो है जो अभी तक बने नहीं है, हम लोगों ने उसके डमी ऐड किए। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, ए को इंटीग्रेट किया बी के साथ में, एंड देन मैंने चेक किया कि ए और बी आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। सेम वे बी सी इंटीग्रेट हो रहा है, और उसके साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जब एफ बन जाएगा और मैं जब इंटीग्रेट करूंगा ये तीनों को, तो ये तीनों कैसे वर्कआउट करेंगे आपस में। तो अभी के लिए मैंने एक डमी ऐड करके रखा है, और जब मेरा रियल मॉड्यूल बन जाएगा तो मैं उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा।
ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या बोला है, द मेन कंट्रोल मॉड्यूल यूज्ड एज अ टेस्ट ड्राइवर एंड स्टब्स आर सब्स्टिट्यूटेड विद द कंपोनेंट्स डायरेक्टली। सबऑर्डिनेट स्टब्स आर रिप्लेस्ड वन एट अ टाइम विद द रियल कंपोनेंट। मतलब अभी के लिए मैंने यहाँ पे डमी रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोगों का प्रोजेक्ट में वर्क कंप्लीट होते जाएगा, वैसे वैसे टॉप डाउन में हम लोग टॉप मॉड्यूल के बाद के उसके जो बाकी के जो डाउन साइड के मॉड्यूल्स है, वहां जहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल के लिए कोई डमी रखा हुआ है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे विद द रियल मॉड्यूल। तो क्या होगा, उससे आपका इंटीग्रेशन टेस्ट कितना सक्सेस हो रहा है वो पता चलेगा। टेस्ट आर कंडक्टेड एज ईच कंपोनेंट इज इंटीग्रेटेड वन आफ्टर द अदर। जैसे जैसे बनते जाएगा वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन टेस्टिंग। अब रिग्रेशन टेस्ट का मतलब क्या है, जब अगर मैं टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच, कोई भी एक अप्रोच जब फॉलो कर रहा हूं, एंड आप देखो कि आप अगर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आपने अपने प्रोजेक्ट के कोई एक मॉड्यूल के कोड में अगर कुछ चेंज किया है, उसका पॉजिटिव या उसका निगेटिव इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के आपके बाकी मॉड्यूल्स जो है ना उस पे पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। लाइक अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे ए मॉड्यूल है और यहाँ पे ये बी है, ये सी और डी, ये सीक्वेंस है। अब सपोज कि मैंने बी वाले मॉड्यूल में अगर कहीं पे अगर कोई चेंजेस किए हैं, कोडिंग में कोई एरर था जिसकी वजह से मुझे कोडिंग को रिमॉडिफाई करना पड़ा, तो प्रीवियस जो कोड था मैंने जो लिखा था उसमें सी और ए बहुत प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे थे बी के साथ में। अब मैंने कोडिंग में चेंज किया है, तो बी के अंदर जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया है, बट इट माइट क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट्स डिपेंडेंट मॉड्यूल या विद द मॉड्यूल थ्रू विच बी इज कम्युनिकेटिंग। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो या नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग फॉलो करते हैं। मतलब एवरी टाइम वी मॉडिफाई सम और द अदर थिंग, लाइक आपने कोडिंग के थ्रू अगर कहीं पे कुछ चेंज किया है तो उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट में बाकी जगह पे कहाँ पे क्या है उसको चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली रिग्रेशन टेस्ट करते हैं। यस, ओके स्तुति, यू आस्किंग समथिंग? No, sir, I was saying, like you said, one module needs, it's not working well with others. So, I mean to say, it's not properly integrated. Like, we need to do the integration again because what previous integration we had, that was the working of existing modules with each other. Now, हाँ, one module has changed, so its working will also change and how it interacts with the other modules. So, I was या saying, not properly integrated for that. या So basically, whenever we make changes in our code, so that point of time, regression testing is very much required or very much needed, because whenever we make changes in coding, it's surely going to create one or the either a negative or a positive impact on its dependent modules. So for that reason, we have to do such type of testing, जहाँ पे अगर बी में मैंने बी वाले मॉड्यूल में अगर कोडिंग में चेंजेस किए हैं तो मैं क्या करूँगा, वो चेंजेस जो मैंने अप्लाई किए हैं उसके बाद में जैसे वो पहले सी और ए के साथ में वर्कआउट कर रहा था वैसा ही सेम वर्कआउट हो रहा है या वापस कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गया। टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों में हम लोग ये फॉलो करेंगे। एंड नाउ आप देखो कि जब हम लोग के पास मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं इन वन प्रोजेक्ट, and again and again we are finding or facing some or the other errors or problems in different modules, और जहाँ पे हम लोग वो सेम मॉड्यूल्स को रिकोड कर रहे हैं या फिर आई मीन रिकोड मतलब पूरा रिकोड नहीं करेंगे हम लोग, बेसिकली कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई कोड में चेंज कर रहे हैं। ओके, अब जब हम लोग अगर उसके कोड में चेंज कर रहे हैं तो बार बार अभी ये होगा कि हम लोगों को देन वेरीफाई करना पड़ेगा
कि आफ्टर वंस वी मेड सम चेंजेस इन द कोड ऑफ एनी XYZ मॉड्यूल, तो उसके बाद में उसके वापस बाकी मॉड्यूल्स के साथ में अभी इंटीग्रेशन कैसा है, ये वापस आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप बार बार अगर मैन्युअली ये चीज करते रहोगे देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है कि इंटीग्रेशन टेस्ट जो मतलब टेस्टिंग जो होता है उसके लिए वी हैव अ लिमिटेड टाइम एंड विद इन दैट टाइम ओनली वी सपोज टू कंप्लीट आवर टेस्टिंग। And for that reason, it is very much required कि not just follow manual testing, but we also take the help of automation testing tools. So जैसे यहाँ पे अभी रिग्रेशन टेस्ट आएगा तो मैं पूरा चीजें एक बार रीटेस्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, रीटेस्टिंग। ओके, सो एक बार मैंने सारी चीजें मैन्युअली टेस्ट कर लिया है, लेकिन बार बार जब अगर मैं कहीं पे कोई चेंजेस कर रहा हूं तो एक पॉइंट के बाद में देन आई विल बी फॉलोइंग ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, सो एज यू कैन सी हम लोगों ने आज टॉप डाउन बॉटम अप ये इंटीग्रेशन के दो टाइप पढ़े। आपने जो SDLC डायग्राम हम लोगों ने जो ये सब्जेक्ट चालू होने के स्टार्ट में बनाया था उसके अंदर ये अपडेट करते जाना। इन इंटीग्रेशन टेस्ट वी हैव टू सब टाइप्स, वन इज टॉप डाउन एंड वन इज बॉटम अप। अब टॉप डाउन में क्या होगा, लोअर लेवल कंपोनेंट्स आर कंबाइन, क्लस्टर बनाएंगे और उसके ऊपर फिर हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शंस जो है उसको हम लोग चेक करते जाएंगे। बराबर है। उसके आगे क्या बोला है, a driver control program is written to coordinate the test case inputs and outputs। जो क्लस्टर्स जो है उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते जाएंगे। बराबर है। देन ड्राइवर्स आर रिमूव्ड एंड क्लस्टर आर कंबाइंड मूविंग अपवर्ड्स, क्लस्टर में और चीजें ऐड करते जाएंगे। सेम देखो यहाँ पे क्या होगा, रिग्रेशन टेस्टिंग होगा, चेक फॉर द डिफेक्ट जो आपने कोडिंग में कुछ चेंज किया है और उसका अदर मॉड्यूल्स बाय चेंजिंग मेड टू एग्जिस्टेंट प्रोग्राम। तो अगर आपने कोई एक जगह पे अगर कुछ चेंज किया है प्रोग्राम में, जब कोड में जब हम लोग चेंज करते हैं ना, आप देखना आप जब TY का प्रोजेक्ट करेंगे ना सो उसमें भी यही होता है कि व्हेन वी मॉडिफाई कोड एट वन प्लेस डेफिनेटली इट गोइंग टू क्रिएट पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट इन अदर पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। सो उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी रहता है। अब ऐसे चेंजेस है ना आप प्रोजेक्ट में 10 बार करेंगे और आपके पास टेस्टिंग के लिए टाइम जो है ना वो लिमिटेड है, तो आपने अभी 10 बार कोई चेंजेस किए तो मैं पूरा वापस सारे मॉड्यूल्स को मैं वापस मैन्युअली टेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज वी हैव दिस मॉड्यूल ए, लेट्स टेक अ एग्जांपल हियर, लाइक वी हैव दिस मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी के अंदर मैंने कुछ चेंज किया हुआ है। बराबर है। अब ये चेंज के बाद में मैंने जब उसको मॉड्यूल बी को रीटेस्ट किया सो वो प्रॉपर चल रहा है, मतलब जो भी मैंने कोड में मॉडिफिकेशन किए उसके बाद में अब मुझे क्या चेक करना है कि बी और सी एंड बी एंड ए वेदर दे आर वर्किंग फाइन और नॉट as it were working before modification। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देन विल फॉलो द ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स, जो ये सब का इंटीग्रेशन जो है वो आपस में बाद में चेक कर लेंगे सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। अगर मैनुअल टेस्ट जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम एज वेल एंड वी डोंट हैव मच टाइम डेडिकेटेड फॉर एनी वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्टिंग। और अगर ऐसे ही टाइम अगर हम लोग वेस्ट करते रहे तो आपका टेस्टिंग कभी खत्म ही नहीं होगा। इफ यू कैन इमेजिन बड़े प्रोजेक्ट में हर दूसरे तीसरे दिन ऑन वीकली बेसिस यू कैन से कि आपको कोई ना कोई कोडिंग में प्रॉब्लम मिला और आपने उसमें मॉडिफिकेशन की है। अब जो कोड को आपने मॉडिफाई किया, जो पार्ट पे मॉडिफाई किया, वो पार्ट को हम लोगों ने रन करके देख लिया मैन्युअली, बट इफ नाउ वी एवरी टाइम इफ वी एक्सपेक्ट कि वो रन करने के बाद में आपको बाकी मॉड्यूल भी मैन्युअली चेक करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो फॉर दैट रीजन हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स यूज करेंगे फॉर अ रिग्रेशन टेस्टिंग।
So for this regression testing, we can just simply write retesting. Then comes validation testing. Validation test, as name suggests, क्या होगा validation test? Each function or performance conforms to its specification. Specification मतलब कस्टमर ने जो बोला था उसी के हिसाब से वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं, बराबर है. सो यहाँ पे वही हम लोग चेक करेंगे. दैट्स व्हाट वी मीन बाय वैलिडेशन. देन कम्स एक्सेप्टेंस टेस्ट. एक्सेप्टेंस टेस्ट एज वी नो बहुत सिंपल है. क्या होगा एक्सेप्टेंस टेस्ट में? बीटा वर्जन अल्फा वर्जन वाला सेम कंसेप्ट. सो अभी ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट कम्स SDLC. एनीवन एनी डाउट फॉर टेस्टिंग? क्लियर है सबको? ओके. सो नाउ नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है SDLC. अब SDLC क्या होता है? ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब्जेक्ट चालू किया था, तभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. सो क्या होगा? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, उसके बाद में क्या आएगा? फिजिबिलिटी स्टडी आएगा, बराबर है. वी हैव बाय द वे वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी. मैं आपको एक ऐड कर रहा हूँ, वो ऐड कर देना अभी वहाँ पे. फर्स्ट था टेक्निकल, इकोनॉमिकल, देन कौन सा आएगा? ऑपरेशनल, एंड एक आएगा शेड्यूल फिजिबिलिटी. शेड्यूल मतलब आप जो चीज ट्राई कर रहे हैं वो ही विद इन टाइम के अंदर पॉसिबल है कि नहीं. जितना टाइम आपका प्रोजेक्ट का है उसको हम लोग शेड्यूल फिजिबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, शेड्यूल मतलब टाइम टेबल जो हम लोग बनाते हैं वैसा. उसके बाद में फिजिबिलिटी के बाद में आपका डिजाइन आएगा. डिजाइन के अंदर हम लोगों के सिस्टम डिजाइन के अंदर आपके 3 टाइप रहेंगे: आर्किटेक्चरल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, डिटेल डिजाइन. उसके बाद कोडिंग कोडिंग आएगा, टेस्टिंग वाला पार्ट आएगा, सॉरी डिप्लॉयमेंट या कोडिंग वाला पार्ट आएगा आपका. यस. यस, समवन आस्किंग समथिंग. ओके. उसके बाद में टेस्टिंग आएगा. टेस्टिंग के अंदर अभी आपके मैं वापस सीक्वेंस बता देता हूँ. टेस्ट में सबसे पहले यूनिट टेस्ट आएगा, बराबर है. यूनिट टेस्ट के बाद में वी हैव इंटीग्रेशन टेस्ट. इंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर आपका टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच आएगा. उसके बाद में कम सिस्टम टेस्ट. सिस्टम टेस्ट में आपका 3 टाइप के टेस्ट आएंगे: फंक्शनल, ऑपरेशनल, सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी. देन कम्स एक्सेप्टेंस टेस्ट. एक्सेप्टेंस के अंदर आपके अल्फा, बीटा या वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, और सेंटर में उसके दोनों के बीच में ग्रे बॉक्स आएगा. उसके बाद मेंटेनेंस आएंगे. 4 टाइप के मेंटेनेंस आएंगे: करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव. दैट्स इट. सो दिस इज हाउ द SDLC गोज ऑन. अगर आपको एग्जाम में अगर ये जो मैंने पॉइंट्स बोले वो पॉइंट्स के ऊपर अगर आप एक एक दो दो पॉइंट भी अगर ऐड कर देते हो तो भी आपका अच्छा खासा बड़ा आंसर बन जाएगा 5 मार्क का. सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और ये सब क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया, अब मैं ये वापस नहीं बता रहा हूँ. Excuse me, sir. यस. Sir, there'll be testing before deployment as well, right? उसको हम लोग अर्ली टेस्ट बोलते हैं, जो मैंने आपको आई थिंक लिखाया था ना. हाँ सर बट पहले डिप्लॉय करने से पहले हम ये तो देखेंगे ना कि हमारे एंड पे भी वर्क कर रहा है कि नहीं, पूरा बनाने के बाद. एंड देन नहीं, विल बहुत टेस्ट सारे द प्लेसेस पे है ना, ये जो हम लोग कोडिंग करते हैं ना, इसको डिप्लॉयमेंट वर्ड मतलब वो उन्होंने वर्ड ही रॉन्ग यूज किया है. बहुत सारे डायग्राम ऐसे मिलेंगे. तो कैन वी रिप्लेस इट विद कोडिंग देयर? या तो हम लोग वहाँ पे कोडिंग डालेंगे. ओके सर. और टेस्टिंग के बाद में डिप्लॉयमेंट आता है, और डिप्लॉयमेंट के बाद में देन कम्स मेंटेनेंस. यस सर. सो बेसिकली डिप्लॉयमेंट में हम लोग का ट्रेनिंग वाला पार्ट आएगा. यूजर साइड पे हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनको कि हाउ टू यूज आवर सॉफ्टवेयर, वो वाला पार्ट आएगा. यस सर. सो एग्जैक्टली टेस्टिंग और मेंटेनेंस के बीच में डिप्लॉयमेंट आएगा. हाँ हाँ. लाइक दोनों टेस्ट के. करने के बाद हम लोग डिप्लॉय करेंगे एंड फिर यस. मेंटेन करेंगे. हाँ, तो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम लोगों का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा. हाँ सर. सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सेम चीज़ है. उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी इज ओके. नाउ
एज वी नो कि आपके पास अलग अलग टाइप के एस डी एल सीज होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं, और आपके पास रिक्वायरमेंट, कंप्लीट रिक्वायरमेंट एक ही बार में है, या आपके रिक्वायरमेंट पार्ट बाय पार्ट आ रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे विच टाइप ऑफ एस डी एल सी वी आर गोइंग टू फॉलो। और एक साथ अगर आपके पास सारे रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोगों ने एस में, एस वाई में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में एक टाइप पढ़ा है एस डी एल सी का, दैट इज इटरेटिव। इटरेटिव में क्या होता है, देर आर मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल गोइंग ऑन। इसको हम लोग इटरेटिव बोलते हैं, ठीक है। जब मल्टीपल इटरेशंस अगर वाटरफॉल के फॉलो होते हैं, उसको मतलब आपने अपने आपके आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपने अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम लोग इटरेशंस बोल रहे हैं। और ये छोटे छोटे पार्ट या सब मॉड्यूल्स जो आप प्रोजेक्ट के बना रहे हो उसके लिए मल्टीपल टीम्स काम करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास पूरे रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं है, क्लाइंट इज ऑल्सो नॉट अवेयर कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा और उसके फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगे, तो वो टाइम पे आप जो बजट प्रोवाइड करेंगे वो बजट जो है वो पर इटरेशन होगा, टोटल प्रोजेक्ट का बजट नहीं होगा। वेरी फर्स्ट थिंग, कितने टाइम तक ये प्रोजेक्ट चलेगा उसका भी हम लोगों को आइडिया नहीं है, बिकॉज इट माइट पॉसिबल कि आपके 5 इटरेशन जाए, 10 जाए, 15 इटरेशन जाए, 20 इटरेशन भी जा सकते हैं। So sometimes when we follow some SDLCs, जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहते हैं तो कोई कोई प्रोजेक्ट के लिए जो हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं ना, वो कभी कभी नेवर एंडिंग कंसेप्ट टाइप होता है कि कंटिन्यूअसली आपको कोई ना कोई वापस नए रिक्वायरमेंट मिल रहे हैं, वापस एक नया इटरेशन आप चालू कर रहे हैं, वापस प्रीवियस इटरेशन के कुछ बैकलॉग्स जो है, बैकलॉग मतलब आपने लास्ट टाइम जो इटरेशन ऐड बनाया था, जो जो मतलब एक इटरेशन चला के जो जो चीज़ें आपने प्रोजेक्ट में ऐड किया उसमें से सर्टेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या उसमें फेलियर्स आ रहे हैं, कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको उसका कोड में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, लेट्स सपोज। तो आपका नेक्स्ट इटरेशन जो चलेगा उसके अंदर आपके प्रीवियस जो मॉड्यूल आपने डिप्लॉय किया था उसके जो फेलियर्स है या उसके जो बैकलॉग है उसके साथ में आपके वापस नए रिक्वायरमेंट भी चलेंगे, तो ये दोनों चीजें होगा, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में यही सेम पैटर्न जो है ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है कि हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, ट्रेस द रिक्वायरमेंट टू टेस्ट दैट आर नीडेड टू वेरीफाई वेदर द रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड और नॉट, द पर्पस ऑफ द रिक्वायरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैट्रिक्स है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, मतलब कंटिन्यूअसली हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट्स है, let's first read the statement. Trace the requirement to test that are needed to verify whether the requirements are fulfilled or not. So जैसे मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और उसके बाद में आपका जो अर्ली टेस्ट होगा, तो अर्ली टेस्ट में ही हम लोग ये रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स फॉलो करेंगे, जिसके अंदर विल वेरीफाई whether the requirements are fulfilled or not which are provided from the client side. अब रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे गैदर करना है ये तो मैंने आपको बता दिया है, नेचुरल लैंग्वेज में नहीं लेना है, द स्टैंडर्ड वे वी सपोज टू गैदर द रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, द एंश्योर दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड टू अ सिस्टम्स आर टेस्टेड, इसके लिए आपका रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स रहेगा। मतलब हम लोग रोज एंड कॉलम्स मैट्रिक्स, मतलब वैसा ही एक रो एंड कॉलम वाला टेबल बनेगा जिसके अंदर विल वेरीफाई, विल ऐड और विल जस्ट नोटिफाई कि ओके दिस आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस स्पेसिफिक मॉड्यूल, ये ऐड हुआ कि नहीं,
देन ये नेक्स्ट ऐड हुआ है कि नहीं, तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी इज यूजुअली डेवलप्ड इन अकरेंस विद द इनिशियल लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, आइदर द यूजर रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट जब हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। यूजर रिक्वायरमेंट मतलब यूजर के पास से जो हम लोगों ने इनपुट लिया है, इंटरव्यू लिया है, उसका क्वेश्चन आंसर सेशन जो हुआ है वो, एंड उसके बेस के ऊपर वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस यहां पे अभी ऐड करना पड़ेगा। सो इसके लिए यहां पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, आइदर यूजर रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, लाइक एज यू कैन सी हियर कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी के अंदर हम लोग यहाँ पे टेस्ट केस लिख रहे हैं, बराबर है, जहां पे फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी है और उसके साथ में रिक्वायरमेंट आईडी दिया है। फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया है फॉर मॉड्यूल 1, बी आई डी जो है बिजनेस आईडी है 001। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, लाइक मैंने बोला है कि ओके हम लोग के पास स्टूडेंट मॉड्यूल है। सो इन स्टूडेंट मॉड्यूल मैं बोल रहा हूँ कि देयर शुड बी a chatting option where students can communicate among themselves as well as with the professor. So वो क्या हो गया, चैटिंग वाला ऑप्शन आएगा। सेम वे वीडियो कॉलिंग आएगा, देन दे कैन अपलोड असाइनमेंट, they can download the questions or assignment provided from the professor's side। ये सर्टन कुछ मैंने रिक्वायरमेंट दिए थे और उसके हिसाब से अभी हम लोग देखेंगे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है वो आपके एक्चुअल रिक्वायरमेंट के साथ में मैच कर रहे हैं कि नहीं, जब हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं तब। ठीक है, ये होगा। सो फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी का मतलब है मैपिंग द रिक्वायरमेंट टू टेस्ट केस, मतलब जहां पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं ना, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि ओके हम लोग के ने एक टेस्ट केस भी बनाया हुआ है। क्या पर्पस के लिए बनाया है, कि आपका चैटिंग फैसिलिटी प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, इन दैट चैटिंग फैसिलिटी वेयर वी विल बी वेदर वी आर एबल टू शेयर वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल फाइल और नॉट। ये मैंने टेस्ट केस में ऐड किया हुआ है। इसका मतलब है कि आपके जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वहां पे भी कहीं ना कहीं वो मॉड्यूल में हम लोगों ने चैटिंग के रिक्वायरमेंट्स तो दिए रहेंगे ना, गेटिंग। सो आप अगर वी मॉडल अगर याद करेंगे, वी मॉडल, तो उसमें क्या होता है, जहां पे हम लोग ये रिक्वायरमेंट मेंशन करते हैं ना, उसके सामने आपका टेस्टिंग भी होता है। सो मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे हम लोग रिक्वायरमेंट मेंशन करते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, उसके साथ में हम लोग टेस्ट केसेस बनाते जाएंगे, जिससे आपको बहुत क्लियरली वेरीफाई होगा कि ओके अगर ये रिक्वायरमेंट अगर करेक्ट है तो उसके स्पेसिफिक ये टेस्ट केस भी कंफर्म आना चाहिए। अगर ये टेस्ट केस रॉन्ग है मतलब रिक्वायरमेंट भी रॉन्ग है। सो इसको हम लोग फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी बोलते हैं, जहां पे हम लोग टेस्ट केस जो है वो बनाते जाएंगे, मैपिंग द रिक्वायरमेंट टू टेस्ट केस। सो आपके टेस्ट केस में कुछ एक्स्ट्रा चीज है और वो रिक्वायरमेंट में नहीं है, या रिक्वायरमेंट में है और वो टेस्ट केस में नहीं है। सो दोनों को जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ओके ये रिक्वायरमेंट में था लेकिन टेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका टेस्ट केस जो है या तो वो इनकम्प्लीट है या रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये दो ही सिचुएशन हो सकता है। बैकवर्ड या रिवर्स में क्या होगा, मैपिंग द टेस्ट केसेस टू वेरीफाई द रिक्वायरमेंट। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, मैपिंग द रिक्वायरमेंट टू टेस्ट केस, मतलब आपके जो टेस्ट केस बना है उसके हिसाब से हम लोग रिक्वायरमेंट मैप करेंगे। सेकेंड में क्या हो रहा है, मैपिंग द टेस्ट केसेस, मतलब टेस्ट केस देख के उसके बेस के ऊपर हम लोग रिक्वायरमेंट वेरीफाई करेंगे। सो दोनों में एग्जैक्ट उसका एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। बाकी दोनों में इन शॉर्ट हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट केस अगर इतने हैं तो रिक्वायरमेंट भी इतना होना चाहिए, या फिर रिक्वायरमेंट अगर इतना है तो टेस्ट केस भी इतने होने चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं कर रहे मतलब दोनों में कहीं तो कोई तो एरर है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट हियर। ओके, ये हो गया। उसमें किसी को कोई डाउट है, एनीवन, एनी डाउट फॉर दिस? No, sir. नाउ नेक्स्ट जो है आपका वो है एसेंशियल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, आपको यहाँ पे 5 एसेंशियल दिए हुए हैं, आप मुझे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद सम और दी अदर एग्जाम्पल जल्दी से। देर आर 5 वी कैन से 5 टाइप्स आर गिवन हियर, या प्री रिक्विजिट्स फॉर टेस्टिंग। जल्दी से विद सम एग्जाम्पल।
हाँ, जो टेबल में आपको 5 टाइप दिए है ना, वी सपोज टू एक्सप्लेन दोज 5 थिंग्स. Of initial stages wherein before getting a project, we should have something in mind as to how we're going to do it. If we get this kind of a project, or even after getting the project, how we have to go about it, we have to keep certain parameters in mind. When before we take the project, the resources to be used, कितना time लगना चाहिए, average budget हमारा कितना होना चाहिए, कितना हमें client को propose करना चाहिए, some things, or the amount of uh, risks involved in that, and what all types of tests would be we would be doing ओके. for the project. फर्स्ट थिंग, बजट तो नहीं आएगा इसमें, राइट? बजट तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट का होता है. टेस्टिंग का अलग बजट नहीं रहेगा, तो वो नहीं आएगा. Okay, sir. देन रिस्क इन्वॉल्व, एनी एग्जाम्पल? इन्वॉल्व मतलब कौन से टाइप के रिस्क वी आर टॉकिंग अबाउट? एंड रिस्क इन्वॉल्वमेंट किस पे ज्यादा रहेगा, इन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? क्रिटिकल वन, राइट? Yes, sir. हाँ, सो इफ वी से कि वी हैव अ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, सो वहाँ पे हम लोगों को टेस्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत एक्यूरेटली बनाना पड़ेगा, बिकॉज ह्यूमन डिपेंडेंस इज मोर. सो रिस्क इन्वॉल्व जो है, या टाइप्स ऑफ रिस्क, या नंबर ऑफ रिस्क जो है, पॉसिबल नंबर ऑफ रिस्क, वो आपका सॉफ्टवेयर जैसा चेंज होगा उसका टाइप, वैसे नंबर ऑफ रिस्क जो है वो चेंज होंगे. Let's take the example of banking. Which type of risk we can identify in this? One is payment related, right? Yes, a transaction security payment. हाँ, सो अब एक बात ये हो सकता है कि मैंने अपना बैंक अकाउंट कोई एक कंप्यूटर या मोबाइल से लॉग इन किया, एंड देन मैं लॉग आउट करना भूल गया. जैसे नॉर्मली होता है कि आप फेसबुक या कुछ है आपके फ़ोन में जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो 24/7 365 आपके फ़ोन में लॉग्ड इन ही रहते हैं आप. बट ये सेम चीज़ जो है वो बैंक अकाउंट के साथ में नहीं होता है. आपने अपना बैंक अकाउंट में अगर लॉग इन किया है ऑनलाइन मोबाइल ऐप से भी या वेबसाइट से कहीं से भी, एंड इफ यू डोंट एक्सेस योर अकाउंट फॉर लाइक, if it is idle for like 2 or 3 minutes, सो एक बार उसका वो टाइमर एक्सपायर होने के बाद में आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओगे. उसके बाद अगर वापस आपको कोई ट्रांजेक्शन या ऑपरेशन करना है, देन अगेन वी सपोज टू री लॉग इन. सो वो क्या हो गया, पॉसिबल नंबर ऑफ रिस्क वी हैव आइडेंटिफाइड, कि अगर मैं गलती से अपने फ़ोन से मैंने लॉग इन किया है और फिर मैं लॉग आउट करना भूल गया, और आपने ये सेम पॉइंट जो है, ये सेम कोडिंग जो है, या ये मेन सेम लॉजिक जो है, वो अगर आपने वहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि आपने एक बार लॉग इन किया, देन आप यूज़र को लॉग आउट नहीं कर रहे, और कोई दूसरे के हाथ में अगर सपोज उसका सेल फोन आ गया, देन ही कैन ऑल्सो मेक अ ट्रांजेक्शन. एंड सेकेंड थिंग, कि अगर गलती से अगर ऐसा होता भी है, तो आप जब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर आप देखो कि आपको 2 पासवर्ड्स लगते हैं, और एल्स इट आस्क फॉर अ पिन. या फिर आपने देखा रहेगा कि बहुत बार हम लोगों के जो डेबिट कार्ड्स आते हैं ना, वो डेबिट कार्ड्स के पीछे एक छोटा सा टेबल दिया रहता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ABC कुछ तो दिए रहेंगे, और हर एक के साथ में एक नंबर दिया रहता है. सो अगेन दैट इज वन टाइप, जहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि आप जब अगर ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो 1 पासवर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर लॉग इन, और सेकेंड पासवर्ड पिन, या फिर कार्ड के पीछे जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नंबर दिए है ना, वो दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन. लाइक समझो कि मैं कोई एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने की ट्राई कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ. अब 20,000 सपोज आई एम ट्राइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम माई अकाउंट टू समवन एल्स अकाउंट, तो वहां पे मुझे पिन के जगह पे वो बोलेगा B, D and F. तो मुझे अपने कार्ड के पीछे देखना है कि ओके, बी के अंदर कौन सा नंबर है, वो मैं वहां पे एंटर करूंगा. डी वाले बॉक्स में कौन सा नंबर है, दैट विल आई विल एंटर देयर. एंड एफ वाले में कौन सा नंबर है, वो मैं वहां पे एंटर करूंगा. दैट इज द वे हाउ वी वेरीफाई.
तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिस्क हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, नंबर ऑफ टेस्ट स्ट्रेटेजी, मतलब डेवलपमेंट में चेंज हुआ और उसके हिसाब से टेस्ट स्ट्रेटेजी में हम लोगों के चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस ये हुए कि हर बार मैं आपके पास से वो कार्ड के पीछे के अल्फाबेट्स और उसके नंबर नहीं मांगूंगा। Sometimes I will ask for a pen, sometimes I will ask for those number, or sometimes I will ask for a password. That is the random way. So उसके लिए हम लोग रैंडम नंबर जनरेशन एल्गोरिदम जैसा होता है वैसा यहाँ पे हम लोग रेंडमली सिलेक्ट करेंगे। मतलब मुझे भी पता नहीं रहेगा कि किस दिन वो आपके कार्ड के पीछे के नंबर्स मांगेगा या पिन मांगेगा। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया कि आप अगर ऐसे कोई फेक ट्रांजैक्शन करने की ट्राई भी कर रहे हो तो एक बार अगर आपने कर दिया तो दूसरे बार आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हर बार वो कार्ड के पीछे के अल्फाबेट्स का नंबर नहीं मांगेगा। और दूसरी बात, वो कार्ड हर किसी के पास होता नहीं है, तो अगर आपके पास वो कार्ड है तो ही ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा, एल्स ट्रांजैक्शन सक्सेस हो ही नहीं सकता। और अगर 2 या 3 ट्रांजैक्शन अगर आपके रॉन्ग है तो उसके बाद में तो आपका अकाउंट वैसे ही ब्लॉक होना है, आगे के कोई ट्रांजैक्शन होंगे ही नहीं। सो यहाँ पे हम लोगों ने पॉसिबल नंबर ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई किए और उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो हम लोग के व्हाट वी से कि जो हम लोग के अलग अलग टाइप के कुछ रिस्क हैं उसके हिसाब से हम लोग टेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। अब आप देखो कि हम लोग का जो अकाउंट होता है उसमें कभी कभी यू विल फाइंड, ओके आपने बैंक में अगर देखा रहेगा वी हैव एनईएफटी आरटीजीएस, बराबर है। सो अब ये सर्विसेज क्या करते हैं, बेसिकली आपका अमाउंट कितना बड़ा या छोटा है उसके हिसाब से विल बी सिलेक्टिंग एनी वन सर्विस आउट ऑफ दिस। सो अभी आप देखो कि अगर मेरा अमाउंट अगर थाउजेंड्स में है तो सिंपली मैं एनईएफटी या आरटीजीएस जो सर्विस है उसमें से कोई एक सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर मेरा अमाउंट अगर बहुत बड़ा है तो वो टाइम पे इसमें से कोई एक ही स्पेसिफिक सर्विस यूज होगा। विच सर्विस विल बी यूजिंग, अगर मेरा अमाउंट अगर 2 लाख से अगर ज्यादा है तो एनईएफटी और आरटीजीएस। एनीवन? ओके, सो देखो अभी अगर मेरा अमाउंट अगर ज्यादा है तो इसमें से मैं एनईएफटी जो है वो यूज करूंगा। और उसका मेन बेनिफिट क्या होगा कि मैंने एक बड़े ट्रांजैक्शन लाइक 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट के लिए कोई एक सर्विस सिलेक्ट किया है। अगर मैं 500,000 रुपीज अगर ट्रांसफर कर रहा हूँ इतने छोटे अमाउंट के लिए मुझे ज्यादा कोई क्या बोलते हैं हम लोग, ज्यादा कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सो हम लोगों ने क्या किया, अपने कोडिंग में ही टेस्ट स्ट्रेटेजी में ही ये डिफाइन किया है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन में नंबर ऑफ मतलब आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसमें अमाउंट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके जो लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन है वो भी बढ़ते जाएगा। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 10 लाख 20 लैक्स 50 लैक्स या उससे बड़े अमाउंट का कोई ट्रांजैक्शन अगर कर रहा हूँ तो वो टाइम पे सिर्फ मैं आपके पास से ओटीपी नहीं मांगूंगा, वो टाइम पे दे गोइंग टू बी लाइक 2-3 ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन, एंड देन इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट दैट ट्रांजैक्शन। अगर इमीडिएटली अगर हो गया तो अगर गलती से कोई किसी ने रॉन्ग ट्रांजैक्शन अगर अटेम्प्ट कर दिया है देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। जस्ट थिंक कि मेरे पास अकाउंट में सपोज इनफ अमाउंट है और 5 लैक्स की जगह पे मैंने गलती से अगर एक जीरो और ऐड कर दिया या फिर 50 लाख की जगह पे मैंने एक जीरो कम कर दिया तो क्या हो गया, 50 का 5 हो गया, 5 का 50 हो गया और मेरे अकाउंट में उतना पैसा है तो मतलब उतना जा भी सकता है। और एक बार गया तो वापस कभी वो आएगा, क्या प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा वो मुझे पता नहीं है। मतलब मुझे देन एक रिजोल्यूशन के अंदर जाना पड़ेगा, बैंक के पास रिक्वेस्ट करो, सामने वाले जो बैंक में गया इतना अमाउंट वहां से वो अकाउंट में से अगर वो पर्सन ने विड्रॉ नहीं किया है
देन ओनली वो ट्राई करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे टू रिवर्स दैट मनी। सो एक लंबा प्रोसेस रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, रिस्क कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं। रिस्क ये इन्वॉल्व है कि अगर बड़ा ट्रांजेक्शन है, नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज्यादा है, तो गलती से एक जीरो कम या ज्यादा हो सकता है। तो यूजर के वो एक मिस्टेक की वजह से उसके अकाउंट में से 5 का 50 जा सकता है, 50 का 5 जा सकता है। ठीक है। सो ये आपको वेरीफाई करना होता है। हाँ स्तुति, अ, मैंने वही वही उल्टा बोल दिया। सो आरटीजीएस मिनिमम आपका 2 lakhs रहेगा, उसके बाद आपके आगे ऊपर के और बड़े अमाउंट के लिए वो लगेगा। एनईएफटी आपका छोटा मोटा रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव दिस मेनी टाइप ऑफ पॉसिबल रिस्क जो हम लोग के इन्वॉल्व है। अब ये जो रिस्क है, मतलब हम लोगों ने समझ लिया कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें नंबर ऑफ रिस्क कौन से है। तो उसके बेस के ऊपर देन हम लोग टेस्ट प्लान करेंगे। विल वेट फॉर 1 minute। ओके, सो स्ट्रेटेजी में वही किया हम लोगों ने, प्लानिंग का स्ट्रेटेजी, जिसमें कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स है, बराबर है, और उसका क्या रिजल्ट हम लोगों को मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई। नाउ अ टेस्ट स्ट्रेटेजी हेल्प्स टू अनकवर फैक्ट्स लाइक विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज बेस्ट सूटेबल। सो अब देखो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर ऑनलाइन बैंकिंग अगर है, ट्रांजैक्शन अगर करना है, पैसा ट्रांसफर अगर करना है, सो कौन से रिस्क आ सकते हैं, कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन रहेंगे, अमाउंट कितना बड़ा छोटा रहेगा। सो वो टाइम पे हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे वे में हम लोग उनको यूजर्स को ऑथेंटिकेट करेंगे। सो इसके लिए अभी आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज बेस्ट सुटेबल। सो आई से रिग्रेशन टेस्टिंग इज बेस्ट सुटेबल, लेट सपोज, क्योंकि बैंकिंग है, मैंने कोई एक पार्ट में कोडिंग में कहीं पे अगर एक चेंज किया है और उसका निगेटिव इम्पैक्ट सपोज अगर यहाँ कहीं पे अगर आ रहा है, तो वापस आपको उसको रीटेस्ट तो कंफर्म करना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई से कि आई विल फॉलो रिग्रेशन टेस्टिंग, या अगर इंटीग्रेशन टेस्ट है तो उसमें मैं बॉटम अप अप्रोच फॉलो करूंगा। ये मैंने डिसाइड किया है बेस्ड ऑन माई नॉलेज। देन टेस्ट प्लान। सो जो हम लोगों ने किया उसके हिसाब से अभी यहाँ पे प्लानिंग किया हम लोगों ने कि कौन से टाइम से कितने टाइम के लिए कौन से टास्क आपको यहाँ पे करना है, कहाँ से कितना टाइम अलोकेट करना है, कितने टेस्टर्स वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो टेस्टर्स, जो लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, उनके पास सिमिलर सॉफ्टवेयर टेस्ट करने का इनफ नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने कभी ऐसे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया ही नहीं है, ऐसे कोई बैंकिंग एप्लीकेशंस यूज किए ही नहीं है, सो मतलब एक्चुअल में बैंकिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं, अलग अलग बैंक क्या फीचर्स या फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसका अगर आपको आइडिया ही नहीं है, तो फिर आप टेस्ट कैसे करेंगे। बिकॉज अगर मैंने सपोज 4-5 बैंक के अगर एप्लीकेशन यूज किए हैं, वेबसाइट्स एज वेल एज मोबाइल एप्लीकेशन, तो आई हैव अ क्लियर आइडिया कि ओके कोटक बैंक प्रोवाइड्स सम ट्रांजैक्शन फैसिलिटी दिस वे, एक्सिस प्रोवाइड्स दिस वे, ICI provides this way, HDFC provide this way, and SBI provides in some other way. सो जब मेरे पास ये क्लैरिटी है, तभी वही बेस्ड ऑन दैट क्लैरिटी ओनली मैं वापस अपने जो टेस्ट प्लान्स है उसको मैं फॉलो करूंगा, बराबर है। तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि अगर क्या टेस्ट करना है तो क्या करना है, और हम लोगों ने वो चीज़ कैसे बनाया। और बाकी बैंक से अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हम लोगों को वहाँ पे कुछ ना कुछ वापस चेंजेस करने का बोलना भी पड़ेगा। सो आपको ये देखना है कि आपको टेस्टिंग चालू कभी करना है, हर एक टास्क को कितना टाइम देना है, ये सब कुछ प्लानिंग में रहेगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखेंगे। सो जो भी टेस्टर्स है उसको इनफ वो टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करने का, टेस्ट करने का नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको वो टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करने का नॉलेज ही अगर नहीं है, जैसे अगर कोई गेमर नहीं है जिसने कभी कोई गेम खेला नहीं है ज्यादा कोई, सो अगर उसको मैं अगर गेम टेस्ट करने बोलूंगा, तो वो ज्यादा गेम्स खेलता ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है ना कि एक्चुअल गेम्स का ग्राफिक्स कैसा होना चाहिए,
क्या ऑप्शंस होने चाहिए, क्या क्या कैसे वे में एक्चुअल जो गेमर्स हैं उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या करंटली गेम्स जो चल रहे हैं उसमें कैसे वे में क्या फीचर्स या फंक्शन दिए हुए हैं, और उसके कंपैरिजन में आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ फंक्शंस जो ऐड किए हुए हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि जब तक आपको वो पता नहीं है आपके जो टेस्ट केसेस या टेस्ट स्क्रिप्ट्स जो आपने ऐड किए हुए हैं वो कंप्लीट है कि नहीं, बराबर है, रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में वो प्रॉपर है कि नहीं, ये कुछ चीजें हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अ टेस्ट केस शुड बी रोबस्ट इनफ इन ऑर्डर टू असर्टेन दैट आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर डिलीवर्ड। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है ये कैसे पता चलेगा? अगर मैंने ऑनलाइन बैंक एप्लीकेशन यूज नहीं किया है तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है मुझे पता ही नहीं है। मतलब यूजर हमेशा ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि ओके ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है ये तो मेरा एक्सपीरियंस बताएगा कि उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आना चाहिए। हर बार यूजर थोड़ी बोलेगा कि हाँ यही होना चाहिए तो ही हम लोग करेंगे। सो समटाइम्स वी शुड हैव एन इनफ नॉलेज ऑफ प्रीवियस सच सिस्टम्स। ठीक है। देन टेस्ट डेटा क्या रहेंगे, एक्चुअल डेटा हम लोग ऐड करेंगे, कोई टेस्ट डेटा ऐड करेंगे। अब देखो कि आपको जब ऐसे कोई एड्रेसेस जब आप ऐड कर रहे हैं, सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट डेटा ऐड करेंगे। टेस्ट डेटा का मतलब है हम लोग एक्चुअल जैसे क्लाइंट्स डेटा एंटर करते हैं वैसे ही कुछ डेटा हम लोग भी एंटर करेंगे। गेटिंग? सो लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ट्रांजेक्शन अगर करना है, तो अभी ट्रांजैक्शन सक्सेस हो रहा है कि नहीं ये पता कैसे चलेगा, जब मैं एक्चुअल कोई बैंक का नंबर ऐड करूंगा। तो लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास आईसीआई बैंक से अगर एचडीएफसी में अगर पैसा ट्रांसफर करके ट्राई करना है या आईसीआई टू आईसीआई ट्रांसफर करना है, तो वी रिक्वायर्ड फ्यू डिटेल्स। और वो डिटेल जब आप प्रॉपरली कोई बैंक का करेक्ट डिटेल एंटर करेंगे तो हम लोगों को पता भी चलेगा कि आपके सॉफ्टवेयर में ये कैपेबिलिटी है क्या कि जो बैंक अकाउंट नंबर बाकी के जो हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग के डिटेल्स डाल रहे हैं वो करेक्ट गेस करे या वो करेक्ट कैच करे। अगर वो करेक्ट कैच नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। और गलती से अगर सपोज कि मैंने रॉन्ग अकाउंट नंबर अगर ऐड किया है तो वो टाइम पे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो खत्म नहीं होना, मतलब वो ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। दैट इज सेकेंड थिंग। ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फॉर इंस्टेंस आर डेटा टेस्ट डेटा कैन बी कस्टमर्स फोन नंबर एड्रेस पोस्टल एड्रेस, ये सब हो सकता है। अब समझो कि कोई एक बैंक अकाउंट नंबर आप देखो कि 8 to 10 डिजिट्स 12 डिजिट्स ऐसे बड़े बड़े होते हैं। अब उसमें अगर मैंने 2-3 डिजिट्स का अगर एरर कर दिया, सो मेरा अकाउंट नंबर जो है ना वो रॉन्ग है। तो अगर अकाउंट नंबर रॉन्ग है तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। गेटिंग? सबसे पहले कहीं ना कहीं एक प्रोसेस फॉलो होता है बैंक में जो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करेगा। अगर वो बैंक अकाउंट और बाकी आपने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए डिटेल डाले हैं वो अगर करेक्ट नहीं है तो आपके अकाउंट में से सबसे पहले तो पैसा जाना ही नहीं चाहिए। और गलती से सपोज कि अगर पैसा गया सामने वाले के अकाउंट में डिलीवर नहीं हुआ तो वो टाइम पे क्या होगा ये भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। सो ऐसे वे में हम लोग डमी टेस्ट डेटा प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग का ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो, हम लोग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऐड करें जो कभी ना कभी क्लाइंट के साइड से हो सकता है। और वो पॉइंट ऑफ टाइम में कैसे वर्कआउट करेगा आपका सिस्टम। टेस्ट एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स, जो जो ट्रांजैक्शन मैंने विंडोज से ट्राई किया है वो सेम ट्रांजैक्शन लिनक्स या मैक से ट्राई करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहा हूँ तब तो ट्रांजैक्शन प्रॉपर हो रहा है, लेकिन जब अगर मैं वीपीएन यूज कर रहा हूँ तो वो टाइम पे ट्रांजैक्शन प्रॉपर हो रहा है क्या ये भी हम लोग देखेंगे। गेटिंग? सो दिस आर द डिफरेंट वेज। देन उसके बाद में आता है वर्क बेंच। वर्क बेंच पे क्या बोला है, वर्क बेंच इज अ कंसेप्ट, कंसेप्ट इज अ मेथड ऑफ टाइम टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे शेड्यूलिंग दैट हाउ अ पर्टिकुलर एक्शन हैज टू बी एग्जीक्यूटेड।
यहाँ पे आपको क्या बोला है, इनपुट क्या देंगे हम लोग, है ना। इनपुट में हम लोग बेसिकली बताएंगे कि आपके क्या क्या टास्क है, सब स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इनपुट क्या रहेंगे, आउटपुट क्या आने चाहिए, ये सब हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सो दिस आर द थिंग्स जो आपको बनाने हैं। उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट मतलब कैसे डेवलप करेंगे, बन गया बाद में चेक कैसे करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पे प्रोडक्शन आउटपुट आपका एग्जैक्ट क्या आ रहा है वो देखेंगे, और अगर ज़रूरत है तो रिवर्क करेंगे। सो यहाँ पे तो ये बहुत सिंपल है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे वापस आपको कुछ डिटेल रिवाइज करने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल है। उसके बाद में आता है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस। सो सबसे पहले वी हैव टोटल 5 फीचर्स हियर। क्या बोला है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कैन बी टेस्टेड इन अ बेटर मैनर। अब ये बेटर मैनर जो है ये कौन सा होता है, ये आईएसओ के थ्रू एक आपको टेस्टिंग के गाइडलाइंस दिए रहते हैं, वो आपको फॉलो करना है। हम लोग को नहीं पता है बेटर मॉड्यूल कौन सा है, बेटर मैनर कौन सा है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कैन बी टेस्टेड इन अ बेटर मैनर, लाइक इट शुड बी इजी टू ऑपरेट, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, होगा उतना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, अगर एक छोटा बच्चा और एक एजेड पर्सन दोनों अगर आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर पा रहे हैं, तो जो मेन जो आपके टीनेज एज ग्रुप या जो बाकी के जो टेक्निकल थोड़े एज ग्रुप जो होते हैं वो तो कंफर्म उसको यूज़ कर पाएंगे। Getting. So this is because if the software is designed and implemented considering the quality, then comparatively few error will be detected during the execution of the test. तो आपने मेनली अगर क्वालिटी पे ही फोकस किया हुआ है तो इट माइट पॉसिबल कि जब अगर हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डिफेक्ट मिलेंगे। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब क्या है, आप बार बार चेंजेस नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर में, इसको स्टेबिलिटी बोलते हैं। नए फंक्शंस ऐड करना, सॉफ्टवेयर को एडवांस बनाना, ये अच्छी बात है, लेकिन हर हफ्ते और एवरी मंथ इफ़ यू ट्राई टू अप्लाई दिस पैटर्न, तो यूजर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज हर बार कोई नए फंक्शंस आ गए, पुराना उन्होंने कुछ मुश्किल से सीखा था, अब वो जब तक वही कंटिन्यू सीख पाते थे उतने में आप वापस कुछ नया लेके आए, वो अब नए फंक्शंस के साथ में जब तक वो अभी कंफर्टेबल हो आप वापस कुछ नया लेके आए। तो आप देखो कि अगर ट्विटर है, फेसबुक है, ये भी धीरे 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 नए फंक्शंस लाते हैं, पहले यूजर्स जो है उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए, मतलब 3-4 months दे आर कैरी फॉरवर्डिंग विद द सेम फंक्शंस। वंस यूजर्स आर कंफर्टेबल विद द अपडेटेड न्यू फंक्शंस, उसके बाद वो और कोई नए फंक्शंस लाएंगे। उसके बाद में क्या बोला है, ऑब्जर्वेबिलिटी। Testers can easily identify whether the output generated for a certain input is accurate simply by observing it. Then easy to understand वही है। And decomposability, breaking software into independent modules, और उसके बाद आप problem can be easily isolated and module can be easily tested. पूरा सॉफ्टवेयर बार बार आप टेस्ट नहीं कर सकते, आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक अगर एरर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक मॉड्यूल के ऊपर ही डायरेक्ट फोकस करेंगे, उसी को पहले टेस्ट करना की ट्राई करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली उसके बारे में पता चल जाएगा। ये अभी कोई डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है, सिंपल सा थियरी है। देन कम्स मिसकंसेप्शन अबाउट टेस्टिंग। टेस्टिंग कैन फाइंड ऑल बग्स, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप कौन से टाइप के टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और आपने कौन से टाइप के डेटा एंटर किए हैं, उसके बेस के ऊपर ही पता चलेगा। नाउ एग्जॉस्टिव टेस्टिंग जो बोलते हैं, मतलब हर एक पॉसिबल वे में इनपुट डालो, आउटपुट चेक करो, हर एक पॉसिबल वे में, इतना पॉसिबल नहीं होता है, बराबर है। कोई एक लिमिट पे जाके आपको टेस्टिंग बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो या तो ओवर बजट जा रहा है या ओवर टाइम जा रहा है, तो ये कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रुकना तो पड़ेगा ही। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, जहाँ पे यूजर जो भी टाइप के इनपुट डालने वाले हैं वो हर एक पॉसिबल इनपुट मैं डाल के चेक करूँ, जिससे कोई भी टाइप का कोई भी एक छोटा सा एरर या बग ना बचे मेरे सॉफ्टवेयर में, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल, टेस्टिंग ऑल अबाउट द इनपुट कॉम्बिनेशन एंड प्री कंडीशन इज नॉट विजिबल,
ये हर एक टाइप का मैं कुछ इनपुट डाल के मैं चेक करूंगा, कोई ना कोई ऐसा डेटा रहेगा यूजर के साइड से जो आएगा जो आपको बाद में सरप्राइज करेगा, तो वो तो आप मेंटेनेंस में ही उसको हैंडल करेंगे। बग्स जो है सॉफ्टवेयर में रहते ही है, लेकिन जो सबसे क्रिटिकल या मेजर टाइप के बग्स है, या लेट्स सपोज टिल मॉडरेट, उसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, या जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम लोग फोकस करेंगे। सो टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या रहता है? इट शोज देर आर डिफेक्ट्स। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टेस्टिंग में आपको कोई बग नहीं मिला उसका मतलब सॉफ्टवेयर में बग नहीं है। इट माइट पॉसिबल कि टेस्टिंग में आपको बग नहीं मिला क्योंकि आपने एग्जॉस्टिव टेस्टिंग या फिर हर एक पॉसिबल वे में इनपुट्स ऐड नहीं किए, और वो बग जो है वो बाद में कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई होगा। ठीक है। सो यहाँ पे वही बोला है, टेस्टिंग अगर बग आइडेंटिफाई नहीं करता है तो भी ये प्रूफ नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बग फ्री है। नाउ टेस्टर वन कैन फोकस हिज टेस्ट एंड अनकवर डिफेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिस्क। मतलब आपको बग ढूंढना ही कहाँ से चालू करना है? सबसे पहले देखो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कौन सा है और उसमें कौन से टाइप के रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट को हार्म कर सकते हैं, और उसके हिसाब से वी कैन गो ऑन विद आर टेस्टिंग। टेस्टिंग कैन हैपन एट द एंड। तो टेस्टिंग हैपन्स ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। जैसे मैंने बोला अर्ली टेस्टिंग, सो आपका सॉफ्टवेयर बनना चालू होता है तब से ही, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो चालू होता है तब से ही हम लोग टेस्टिंग भी करना चालू करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग जो है वो लास्ट में ही होता है पूरा सॉफ्टवेयर बनने के बाद में। जस्ट बिकॉज बटन एंड लिंक्स आरंट बीइंग क्लिक्ड डजंट मीन्स टेस्टिंग इजंट हैपन। मतलब आपका एक GUI आपको मिल गया, वेबसाइट मिल गया, तो अगर वहां पे लॉगिन मिला और लॉगिन पे मैं जाके जब तक इनपुट डाल के चेक नहीं करता हूँ कि लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको टेस्टिंग नहीं बोलते। लेकिन जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर किया, वेदर दैट रिक्वायरमेंट्स करेक्ट और नॉट, डिजाइन किया तो वो डिजाइन करेक्ट है कि नहीं, ये सारे चीजों को वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, इसको भी टेस्टिंग ही बोलते हैं। Before coding is complete, tester can work with the team and communicate the things they will looking for। मतलब टेस्ट केस बनाएंगे इन शॉर्ट, बराबर है। दे कैन गो ओवर रिक्वायरमेंट, आस्क क्वेश्चन अबाउट द यूज केस एंड स्टोरीज, बराबर है, और उसके हिसाब से वो अपना टेस्टिंग का प्री रिक्विजिट्स रेडी करेंगे। एनी वन कैन टेस्ट, यस, एनी अदर स्किल्स टेस्ट नीड्स एक्सपीरियंस, पेशेंस एंड लर्निंग। मतलब हर कोई टेस्ट करेगा, यस, हर कोई इनपुट डाल के आउटपुट तो चेक करेगा, लेकिन बग आइडेंटिफाई करना हर किसी का लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत बार अगर टेस्ट किए तो मुझे पता है कि कौन से पार्ट में कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स आते हैं ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे वैसे टाइप का कुछ डेटा, इनकरेक्ट डेटा डाल के चेक करूंगा कि आपका सॉफ्टवेयर वैसे डेटा को कौन से वे में प्रोसेस कर रहा है, और वो अगर करेक्ट उसको प्रोसेस कर पा रहा है या उसको करेक्ट प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो वहां से ही हम लोग का बग आइडेंटिफिकेशन या डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो चालू होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गेम्स में कभी कभी कोई चीट कोड हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई कोई एक स्पेसिफिक लेवल्स पे जाके ज़्यादा यूजर्स हो जाते हैं तो कोई एक प्रॉब्लम आता है, या एनी XYZ थिंग। सेम वे अगर मैं कॉलेज के लिए बना रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एक प्रॉब्लम आएगा। सो ये आपका एक्सपीरियंस जो होगा वैसे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा, वही आपको हेल्प करेगा यहाँ पे भी। सो ये चैलेंजिंग है, वही अच्छी अच्छी बातें दी है। नाउ टेस्ट ऑटोमेशन विल रिप्लेस मैनुअल टेस्टर्स एंड वी कैन ऑटोमेट एवरीथिंग। लेकिन मैनुअल टेस्ट की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी ही। सो जब आप रिग्रेशन टेस्ट करते हैं जहाँ पे कोडिंग में चेंज के बाद में आपको कंटिन्यूअसली वापस वो सेम मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स और उस पर डिपेंडेंट दूसरे मॉड्यूल्स को टेस्ट करना रहता है, तो सबको हम लोग मैनुअल वे में सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो टाइम पे हम लोग देन ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स जो है वो यूज करते हैं। तो एज यू कैन सी ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल टू असिस्ट manual testers to automate their repeated test and not to replace them। बराबर है, जो टेस्ट आप रिपीट कर रहे हो बार बार उसको ऑटोमेट करना है। रिप्लेस का मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्ट से मैन्युअली कुछ करेंगे ही नहीं, नहीं, आपने बहुत स्टार्ट में मैन्युअली टेस्ट कर लिया है, आपने जो जहां पे कोडिंग में चेंज किया
उसके बाद में उसको भी आपने मैन्युअली टेस्ट कर लिया है। लेकिन अब बाकी के जो चीजें हैं जो ऑलरेडी टेस्ट हुए हैं, अब आपने कोडिंग में कहीं पे चेंज किया है, तो उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट वेरीफाई करने के लिए आपको वो चीज़ों को वापस टेस्ट करना है। तो वो टाइम पे हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनुअल टेस्ट छोड़ के सिर्फ ऑटोमेट टेस्ट ही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ओके, एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? सिंपल है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एकदम कॉमन सेंस वाले टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट जो है आपके प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। सो यहाँ पे क्या बोला है, टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। अब देखो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एसक्यूएल में बहुत सारे जो पॉइंट्स या टॉपिक्स है ना, वो रिपीट होता है। सो जो टेस्टिंग के बारे में ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे ही पॉइंट्स देखो यहाँ पे आ रहा है। वाई वी डू टेस्ट शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। अर्ली टेस्ट आपको करना पड़ेगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रायर टू डेवलपमेंट स्टेज आपको बहुत सारे मिस्टेक्स रहेंगे कोड में, वो पता चल जाएंगे। देन उसके बाद में क्या बोला है, डिफेक्ट्स जो भी मिलेंगे उसको हम लोग क्लस्टर करते जाएंगे। क्लस्टर कौन से बेस पे होगा? सबसे पहले तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद में उसको वापस हम लोग प्रायोरिटी बेस के ऊपर सेट आउट करेंगे। सो सपोज अगर मेरे प्रोजेक्ट में अगर 3 या 4 मॉड्यूल्स है, तो सबसे पहले जो भी डिफेक्ट्स मिल रहे हैं उसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल सेग्रीगेट करो, और उसके बाद में वो मॉड्यूल के आपको जो 50 डिफेक्ट्स मिले उसको आप प्रायोरिटी वाइज सेटअप करो, और वो प्रायोरिटी लिस्ट में जो हाईएस्ट आएंगे उसके ऊपर सबसे पहले वर्कआउट करेंगे। Pesticides paradox. If same tests are repeated over and over, then eventually test will no longer find the defect. एक सेम टाइप का ही डेटा अगर मैं बार बार डाल के अगर चेक कर रहा हूं, तो उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। बराबर है। तो उससे मुझे कोई एरर या बग आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं होगा। एरर या बग कब आइडेंटिफाई कर पाऊंगा मैं? जब अभी मैंने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया, चलो दोनों करेक्ट डाला, लॉगिन मिल गया। अब बार बार अगर मैं अलग अलग यूजर्स के यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट एंटर करके ही टेस्ट करूंगा, तो अभी मैं 50 के लिए करूँ, 100 के लिए करूँ, यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो वो लॉगिन तो दे ही रहा है। प्रॉब्लम कहाँ से चालू हो रहा है? जब मैं चेक कर रहा हूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क हो रहा है क्या। एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूजर नेम पासवर्ड, हम लोग को एक स्पेशल टाइप की क्वेरी एंटर करते हैं, जिससे आपके डेटाबेस का एक्सेस मिलने के या अकाउंट का एक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा कुछ वर्कआउट हो रहा है क्या? देन अगर मैंने यूजर नेम करेक्ट दिया, पासवर्ड इनकरेक्ट दिया, तो आपका सॉफ्टवेयर शुड नॉट स्पेसिफाई कि ओके योर पासवर्ड इज रॉन्ग। तो आप देखो, वो देखो मैं यहाँ पे गेस जो कर रहा हूँ ना, वो गेस सक्सेस हो जाते हैं 50%। पहले के जो सॉफ्टवेयर होते थे वो आपको मेंशन करते थे स्पेसिफिकली कि आपका ओके यूजर नेम आपका रॉन्ग है या पासवर्ड आपका रॉन्ग है, तो मुझे ये तो पता चल जाता था कि चलो ये पासवर्ड कोई ना कोई अकाउंट का तो है, मतलब मेरा जो अकाउंट है वो रॉन्ग है, या पासवर्ड रॉन्ग है मतलब अकाउंट नंबर करेक्ट है। अभी के टाइम पे आपको क्या आता है, यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग ऐसा लिख के आता है। बराबर है। और उसके बाद में अगर मैं 2 अटेम्प्ट करता हूँ, 3 अटेम्प्ट करता हूँ, तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो रहा है क्या? और अगर कंटिन्यूअसली अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे वो कैप्चा या ऐसा कुछ वेरिफिकेशन आना चाहिए, ओटीपी आना चाहिए, है ना। सो ये बाकी के वेज जो है ये आना चाहिए। सो यही हम लोग बता रहे हैं कि जब आप टेस्ट जो करते हो, तो उसमें आप रेगुलर इनपुट डाल के अगर टेस्ट कर रहे हैं वो तो हो गया, बट उसके बाद में आपका जो डेटा है या टाइप ऑफ डेटा जो है वो चेंज होना चाहिए। सो इसको हम लोग पेस्टिसाइड पैराडॉक्स बोलते हैं कि सिमिलर टाइप के टेस्ट डेटा ऐड करके अगर आप टेस्ट करेंगे, तो आप 1 दिन 100 दिन करो तो भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, आउटपुट तो सेम ही आएगा। डिफेक्ट्स कब मिलेंगे? जब आप 10 दिन 10 अलग टाइप के इनपुट के साथ में टेस्ट करें तब। नाउ टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट बेस्ड। जो टाइप का आपका सॉफ्टवेयर है उसी को फॉलो करके, उसी को ध्यान में रख के, आपको उसका सिक्योरिटी ध्यान में रख के टेस्ट करना है। बराबर है। एब्सेंस ऑफ एरर जो है ये
एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है, एरर हमेशा होते ही है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या फिर आप जो चीजें वर्कआउट कर रहे हैं वहां पे आपको ज्यादा एरर नहीं मिले, लेकिन जब अगर हम लोग उसको रियल वे में यूज करना चालू करेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। सो कोई भी सॉफ्टवेयर बग फ्री या एरर फ्री नहीं होता है। ओके, बाद में यहाँ पे साइलेंट फीचर्स ऑफ गुड टेस्टिंग, एकदम थियोरेटिकल टाइप के टॉपिक्स आपको दिए। बी स्केप्टिकल, डोंट बिलीव दैट द बिल्ड गिवन बाय द डेवलपर इज बग फ्री और क्वालिटी आउटकम ही आएंगे। यू शुड क्वेश्चन एवरीथिंग, वही अच्छी अच्छी बातें लिखिए। डोंट बिलीव एनी वन वॉट एवर इज द डिजाइन डेजिग्नेशन दैट होल्ड्स। सो कोई कितना भी बड़ा हो, सॉफ्टवेयर को अगर वो बोलता है कि एरर नहीं है, बग नहीं है, तो आपको खुद से आपका नॉलेज के बेस के ऊपर ही आपको बताना है कि बग है या नहीं है। बराबर है, कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देन यूजर सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेस्ट करना है, बिकॉज अगर यूजर सेटिस्फेक्शन अगर हो गया, मतलब एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। बराबर है, और आपका सॉफ्टवेयर सक्सेस के चांस बढ़ गए। यूजर साइड से सोचो जब भी टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ डेवलपर एंड से नहीं सोचना है, या हम लोग एक सप्लायर है उसके साइड से ही नहीं सोचना है। नेवर प्रॉमिस 100% कवरेज, ये पॉसिबल नहीं होता है। बराबर है, कि यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली 100% टेस्टिंग हुआ है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होता है। सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ योर टेस्ट, मतलब जो इम्पोर्टेंट, जहाँ पे रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग सबसे ज़्यादा टेस्ट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सॉफ्टवेयर 100% टेस्ट होगा ही और उसमें कोई आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, कितना भी अच्छा आप टेस्ट कर लो। सो ये है स्टार्ट अर्ली। अर्ली टेस्ट मैंने ऑलरेडी बताई है आपको, क्या बोला है, स्टार्ट एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब अर्ली टेस्ट का मतलब रिक्वायरमेंट फेज से ही आपका टेस्ट केसेस जो है, टेस्ट प्लान, स्ट्रेटेजीज बनना चालू हो जाएगा, और वो सारी चीज़ों को भी हम लोग वेरीफाई करते जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, मोस्ट डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड इन अर्ली डिजाइन एंड एनालिसिस फेज ओनली। तो अगर यहाँ पे अर्ली टेस्ट अगर आपका प्रॉपर फॉलो हो गया, तो डेवलपमेंट के बाद में आपके उतने जो एरर्स है वो कम आएंगे, एंड दैट्स व्हाई वी फॉलो अर्ली टेस्ट। बी ओपन टू सजेशन, वही है, दैट्स इट। Okay, so that is 2.7. Anyone? Any doubt? Any doubt? Anyone? क्लियर है? बेसिक पॉइंट्स ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। सो एज यू कैन सी, स्टार्टिंग का मैंने आपको जो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, और उसमें मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो रिविजिट करा है। उसका मेन बेनिफिट ये है कि आगे के टॉपिक आप जो पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे बहुत इजी पढ़ेंगे वो, बिकॉज वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे रीयूज होते जाएंगे, एकदम यूनिक कंसेप्ट नहीं आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 2.8, टेस्ट पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच। टेस्ट पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी जैसे होता है वैसे वी हैव सिमिलर वे, वी हैव अ टेस्ट पॉलिसी, जहाँ पे हम लोग बताएंगे क्लियरली कंपनी के स्टैंडर्ड क्या है, क्या लेवल का क्वालिटी हम लोग अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं, कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं। सो उसके हिसाब से आपका टेस्ट पॉलिसी बनेगा। सो टेस्ट पॉलिसी आपका एक डॉक्यूमेंट रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन के जो हम लोगों के स्टैंडर्ड रूल्स क्या है, हम लोग के प्रिंसिपल क्या है, वो सबको फॉलो करते हुए हम लोग ऐसे टेस्ट एक्टिविटीज फॉलो करेंगे। सो वही बोला है टेस्ट पॉलिसी, क्या क्या आएगा। शेल मतलब कंपलसरी, क्या क्या चीजें वो डिस्क्राइब करेगा। याद रखो, शेल का मतलब होता है कंपल्शन, कि सर्टन थिंग्स जो यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं या टेस्ट पॉलिसी में वो कंपलसरी आने ही चाहिए। लाइक क्लियर आंसर टू क्वेश्चन, बराबर है। व्हाट डज टेस्टिंग मीन्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। आप सिर्फ क्लाइंट को बताने के लिए टेस्ट नहीं कर रहे, आप जो चीज बना रहे हो उसके ऊपर आपको खुद को भी भरोसा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी भरोसा है।
और आप एक ऐसा चीज बना रहे हैं जो आपने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, आपको उसका एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, और वो एक्सपीरियंस आप अपने कस्टमर को देने की ट्राई कर रहे हैं। ये ऐसे अच्छे अच्छे बातें हम लोग लिखते हैं। टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, डेफिनेशन क्या रहेगा, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल मेजर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ द टेस्ट व्हाइल अचीविंग द गोल। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल्स में लिखा रहेगा कि ओके हम लोग अलग अलग वे में इतने लोग टेस्ट करेंगे, देन हम लोग ऐसे अलग अलग इन्वायरमेंट में टेस्ट करेंगे, अलग अलग डिवाइस के साथ हम लोग सेम चीज़ ट्राई करेंगे। यही है स्ट्रेटेजी। तो आपका एक टेस्ट स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, जनरल टेस्ट कौन से है वो हम लोग परफॉर्म करेंगे, देन हम लोग के डॉक्यूमेंट्स बनते जाएंगे। कोई कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूजुअली रिटर्न होते हैं टेस्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, टॉप लेवल के साथ में जो प्रिपेयर होते हैं। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे आप देखो कि बहुत बार ये डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होते हैं, तो हम लोग जब वर्कआउट करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपडेट करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, कुछ चीज़ें जो आपने और ऐड की है। अब प्रोजेक्ट डिस्क्राइब क्या आएगा, सो यहाँ पे देखो क्या बोला, अ टेस्ट स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में एप्लीकेबल फॉर अ प्रोग्राम और अ सिस्टम दैट कंटेन्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइक ऑब्जेक्टिव या स्कोप ऑफ टेस्टिंग क्या है, आउट ऑफ स्कोप क्या चीज़ है जिसको आपको टेस्ट नहीं करना है, तो जो इन स्कोप है वही रखना है। जो चीज़ें आपको ज़्यादा काम के नहीं है या प्रोजेक्ट में वो ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, उसको आपके उसके ऊपर आपको वापस टाइम वेस्ट नहीं करना है। देन टेस्ट लेवल्स ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट वो आएगा। टेस्ट टाइप्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल टेस्ट का मतलब जितने भी फंक्शंस है, आप जितने भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, जो भी आपने डेवलपमेंट किया है वो सारे आपको टेस्ट करने। नॉन फंक्शनल में क्या आएगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये वर्कआउट करेंगे, क्लाउड सपोर्ट दे रहे हैं या फिर हम लोग नॉर्मल सर्वर पे रख रहे हैं। देन हम लोगों ने फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी क्या यूज किया हुआ है, सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, डिजाइन के लिए हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आई ट्रिपल ई का सॉरी आईएसओ का कौन सा सर्टिफिकेशन हम लोगों को फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा। ये सारे चीजें जो है वो नॉन फंक्शनल में आएंगे। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप, रिज्यूम कब करना है, ये सारे होते हैं। तो एंट्री क्राइटेरिया मतलब मैं बोलूंगा कि ओके इतने लेवल तक का अगर आपका डेवलपमेंट हो गया है देन ओनली योर सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर टेस्टिंग। एग्जिट क्राइटेरिया, पर मॉड्यूल या सब मॉड्यूल अगर आपके 5 एरर से ज़्यादा नहीं है देन ओनली आपका सॉफ्टवेयर को हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। टेस्टिंग स्टॉप कब करना है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट हो गया, अभी भी बग्स निकल रहे हैं लेकिन अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो जो क्रिटिकल टाइप के या मेजर टाइप के जो डिफेक्ट है या एरर है उसको सॉल्व करके स्टॉप टेस्टिंग फॉर नाउ, मेंटेनेंस में देखेंगे। देन मेंटेनेंस आ गया तो रिज्यूम योर टेस्ट अगेन। देन कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है तो उसमें जो रिस्क फैक्टर्स है उसको सबसे पहले एड्रेस करो। टेस्ट एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा डेवलपर एंड पे जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। क्लाइंट एंड पे कैसे एनवायरनमेंट रहेगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, कितना फास्ट या स्लो इंटरनेट रहेगा, उसके हिसाब से डिजाइन योर टेस्ट एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से टेस्ट केसेस डिफाइन होंगे। मेथडोलॉजी आपका जो फॉलो होगा, इंटीग्रेशन के अंदर जो 2 टाइप पढ़े थे हम लोगों ने, टॉप डाउन या बॉटम अप, आज वो सेम पैटर्न होगा या और कोई होगा। टेस्ट कंट्रोल में भी होना चाहिए, ओवर टेस्ट भी नहीं होना चाहिए, अंडर टेस्ट भी नहीं होना चाहिए, और टेस्ट केसेस को फॉलो करके करना है आपको। और टेस्ट केसेस जो है वो आपके रिक्वायरमेंट से मैच होने चाहिए, या रिक्वायरमेंट शुड बी मैच विथ योर टेस्ट केसेस। याद है, ये आज हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो आपका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म प्रॉपर होना चाहिए। देन अगर रिग्रेशन टेस्ट अगर फॉलो हो रहा है तो ऑटोमेशन करेंगे सर्टेन टेस्ट जो रिपीट हो रहे हैं बार बार उसको। और ऑटोमेशन के लिए अभी आपके कौन से टेस्टिंग टूल्स या कौन से सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड होंगे वो बताएंगे हम लोग। डिफेक्ट मैनेजमेंट में जहाँ पे रिस्क ज्यादा रहेगा उसके कौन से डिफेक्ट्स है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कितने डिफेक्ट्स आपको आइडेंटिफाई हुए, तो आप वो डिफेक्ट्स को क्लासीफाई करो सबसे पहले तो, और क्लासिफिकेशन के बाद में उसको प्रायोरिटी सेट करो, और उसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आ रहे हैं उसको सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे। और ये डिफेक्ट सॉल्व करने के बाद में आपको वापस अपने सॉफ्टवेयर को रीटेस्ट करना पड़ेगा। रीटेस्ट मतलब जहां पे मैंने चेंजेस किए कोडिंग में
उसको तो मैंने रीटेस्ट कर लिए, लेकिन अभी उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट बाकी प्रोजेक्ट में कहाँ पे है, उसके लिए आपको बाकी उसके डिपेंडेंट मॉड्यूल्स को भी वापस से टेस्ट करना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्ट, दैट इज चेकिंग द डिपेंडेंट मॉड्यूल ऑफ द सेम, है ना। सो दैट इज वन पार्ट। देन नेक्स्ट आपका वापस वही आ रहा है, टेस्ट प्लानिंग एंड टेस्ट प्रोसेस क्या रहेगा। सो टेस्ट प्लान में क्या बोला है, ऑल टेस्ट स्ट्रेटेजीज, टेस्ट एस्टिमेशन, टाइम कितना आपको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके टेस्ट करने वाले हैं उसमें किसके क्या रूल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, फाइनल क्या डिलीवर करना है आपको, टेस्ट रिपोर्टिंग कैसे होगा स्पेसिफिक वे, बराबर है, जिससे एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कोई एरर, कोई एक एरर या बग आपने आइडेंटिफाई किया है लेकिन वो अनरिपोर्ट नहीं जाना चाहिए। सो वो यहाँ पे आपको बताया। तो टेस्ट प्रोसेस क्या होगा, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने मिले वो हम लोग बताएंगे। सो बहुत बेसिक से पॉइंट्स चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कोई डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ऐसी चीज़ मुझे कुछ नहीं दिख रहे। इफ़ यू फाइंड समथिंग लेट मी नो। एनी डाउट एनीवन? सिंपल है सबके लिए। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? एनी डाउट्स? Not as of now, sir. ओके, बाकी लोग जाग रहे हैं ना? हेलो बाकी टीवाई स्टूडेंट्स, सुन रहे हो? हेलो गाइस, टीवाईज, हेलो। ओके, सो विल कंटिन्यू। सो रिमेंबर, ये जो टेस्टिंग का हम लोग डॉक्यूमेंट्स और ये सब बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ये आपको प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं इसका एक समरी ऐड करना है, ये याद रखो। ये जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं टेस्टिंग का, ये जो जो हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, सारे एग्जैक्टली तो अप्लाई नहीं हो पाएंगे। सो वो टाइम पे आपको करना क्या है, इसका एक समरी बना लो टेस्टिंग वाले टॉपिक का और आपका प्रोजेक्ट जो लेवल पे है वहां पे इसका समरी इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रोजेक्ट। सो एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि ओके हम लोगों ने ये आपके जो रिक्वायरमेंट थे उसके हिसाब से ये वे में हम लोगों ने प्लान किया था। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको कहीं पे कोडिंग में अगर एरर मिला कोई एक मॉड्यूल में, तो आपने वहां पे कोडिंग में चेंजेस करके वापस रीटेस्ट किया उसको, तो वो रीटेस्टिंग वाले टाइप में आएगा। उसके बाद में वो चेंज जो है उसका बाकी मॉड्यूल्स पे क्या पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट था वो एक्सप्लेन करने के लिए या वो प्रूव करने के लिए आपने देन रिग्रेशन टेस्ट किया। उसके हिसाब से आपको आपने ये आइडेंटिफाई किया कि आपके प्रोजेक्ट में रिस्की फैक्टर्स कौन से थे, उसके बेस के ऊपर आपने अपने टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई किए थे, राइट। सो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स आप समझ लो कि आपका जो भी हम लोग टेस्टिंग वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका ये समरी है। तो आप अपने प्रोजेक्ट में ये समरी टाइप ये वे में चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। और ये समरी अगर आपने प्रॉपरली अप्लाई किया तो आपका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट काफी अच्छा, काफी हाईलाइट हो जाएगा, चीजें उसमें काफी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या बोला है, देखो, टेस्ट टीम एफिशिएंसी। अब आपका टीम कितना एफिशिएंट है, देयर इज नो डाउट दैट द ट्रैकिंग टीम मेंबर परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे हम लोगों ने एसपीएम में पढ़ा था कि आपके टीम सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ये एक जो वर्ड है, मतलब अगर कोई डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो उसको टेस्टिंग जो है ना वो बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज नहीं है, आपको कोई चैलेंजिंग टास्क ज्यादा कोई नहीं मिल रहा है, आप नए टेक्नोलॉजी के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है, डेवलपर कर रहे हैं। आप उन्होंने डेवलप किया हुआ चीजों को आप टेस्ट कर रहे हैं।
नो डाउट इसमें भी आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे, लेकिन जितने चैलेंजिंग टास्क डेवलपमेंट में होंगे उतने चैलेंजिंग टास्क आपके टेस्टिंग में नहीं होंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, टैलेंटेड टीम मेंबर विल वांट फीडबैक टू हेल्प देम ग्रो एंड improve. It makes sense to keep track of what's going on at your business. However, quantifying and measuring performance is easier. और बाद में वही है, लुकिंग एट अ टीम मेंबर हु टेक इनिशिएटिव देन फॉर ग्रोइंग बिजनेस रैपिडली चेंजिंग वर्क प्लेस के साथ में आपको वो चेंजेस को कौन इजीली अडॉप्ट कर पा रहा है, कौन उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कौन अपनी साइड से एक्स्ट्रा इनपुट दे रहा है, कौन अपना 100% देता है, उसके हिसाब से कोई एक हिडन ऐसे बग या डिफेक्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए जिसकी वजह से आप क्लाइंट साइड पे जाके वो आपका सॉफ्टवेयर ने प्रॉब्लम नहीं किया। ये पूरा हम लोग एक ट्रैक जो है वो मेंटेन करेंगे। ओके। उसके आगे आता है म्यूटेशन टेस्ट। म्यूटेशन टेस्ट में क्या बोला है, म्यूटेशन टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर वी म्यूटेट मतलब चेंज certain statement in our source code and check if the test cases are able to find the errors or not। ठीक है। सो मतलब हम लोगों ने क्या किया, आपने टेस्ट केस लिखा हुआ है लेकिन हम लोगों ने बाद में कोडिंग में चेंज कर दिया। ठीक है। सो अगर कोडिंग में चेंज किया तो उसके बाद वो टेस्ट केस वर्कआउट हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, बहुत बार आपके टेस्ट केस जो होते हैं ना वो टेस्ट केस डिफाइन ही इसके ऐसे वे में रहते हैं कि वो कॉमन प्रोग्रामिंग एरर को आइडेंटिफाई कर पाए। तो अगर मैं थोड़ा कुछ प्रोग्रामिंग पे चेंज कर रहा हूं तो उसके बाद में अगर वो टेस्ट केस फिर भी वर्कआउट हो रहा है मतलब आपने प्रॉपर टेस्ट केस वहां पे लिखे हुए हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं आपको साइन अप प्रोवाइड करूंगा जहां पे यूजर को पूरे साइन अप डिटेल एंटर करने पड़ रहे थे। ठीक है। और वो साइन अप के लिए मैंने टेस्ट केस लिखा हुआ था। अब मैं यूजर को इंस्टेड ऑफ मैन्युअली प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर साइन अप मैं उसको गूगल, फेसबुक, ट्विटर ये सारे लोकेशन या ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट से साइन अप प्रोवाइड कर रहा हूं। सो अब यहां पे मैंने अपने कोडिंग में कुछ चेंजेस कर दिया। तो उसके बाद में आपने जो टेस्ट केस लिखे थे वो उसके बाद में भी इतने ही इफेक्टिव है। उसके बाद में भी ये साइन अप प्रोसेस या उसका कोड चेंज करने के बाद में भी आपके टेस्ट केस मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या, एरर फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्या। अ गुड यूनिट टेस्ट जो आपने बनाया रहेगा टू डिटेक्ट वो प्रोग्राम म्यूटेशन पे अगर वो फेल होता है ना उसको अगर आप वो देखेंगे तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला, इट इज द टाइप ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग विच इज मेनली यूज टू फॉर यूनिट टेस्ट। जहाँ पे आपने जो कोड लिखा है उसी को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आपका अगर कहीं पे अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है और उसके बाद भी अगर वो प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मिस्टेक्स या एरर, दैट मीन्स आपने बहुत एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो टेस्ट केस बनाए जो सिमिलर टाइप के कोड में अगर चेंज भी हो रहा है ना तो भी सेम टेस्ट केस वर्क करेंगे। बिकॉज आप देखो कि अगर कोड में चेंज करने पे सोर्स कोड में कहीं पे अगर हम लोगों ने स्टेटमेंट में अगर चेंज किया और उसके बाद आपने डिजाइन किए हुए टेस्ट केस अगर काम नहीं कर रहे तो आप ये सोचो कि जब कभी मैं अपने कोड में चेंज करूंगा उसके साथ मुझे कितने बार मेरे टेस्ट केस ही चेंज करने पड़ेंगे, मतलब मेरा काम डबल हो गया। गेटिंग। सो इसके लिए आपको टेस्ट केस भी बहुत एक्सपीरियंस वे में बनाने रहते हैं या कोई एक्सपीरियंस टेस्टर्स ये टेस्ट केसेस आपके लिए बनाते हैं या कंपनीज अपने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से वो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी या प्रिंसिपल्स बनाते हैं जिसको फॉलो करके हम लोग टेस्ट केस बनाते हैं जिससे अगर कहीं म्यूटेशन भी हो रहा है अगर कोड में तो भी आपके टेस्ट केस उसको इजीली वो इतने इतने स्टेबल रहेंगे कि वो उसमें से इजीली जो एरर्स है वो फाइंड आउट कर पाए। एक्सेप्ट कि आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसमें तो फिर हम लोगों को वापस टेस्ट केस के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। बराबर है। नाउ चेंज इन म्यूटेंट प्रोग्राम आर केप्ट एक्सट्रीमली स्मॉल सो इट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। अब म्यूटेशन में क्या बोला है, म्यूटेशन टेस्टिंग में प्रोग्राम कोड फॉल्ट आइडेंटिफाई करेंगे, इफेक्टिव टेस्ट केस डेवलप करेंगे,
लूप होल्स कहीं पे है वो, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ कोड एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन, जैसे यहाँ पे आपको दिया है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 फर्स्ट क्लास, एंड इफ चेंज क्या है, अब यहाँ पे ये क्या चेंज बोल रहे हैं हम लोग, सो ये क्या हो गया, ये कुछ मिस्टेक हो गया कोड में। तो ऐसे कुछ मिस्टेक्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए आपके जो टेस्ट केस है उसको। नेक्स्ट इज दिस वन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज challenges in टेस्टिंग। अब बेसिक पॉइंट्स है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए। व्हाट आर द चैलेंजेस? कंप्लीट टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। सो आपको एक रियलिस्टिक गोल रखना है। ट्राई टू टेस्ट ऑल ऑफ देम इज अनरियलिस्टिक। सो एक क्लियर फोकस रखो, आपके टारगेट यूजर्स और बिजनेस गोल्स क्या है, रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा कहाँ पे इन्वॉल्व है, और उसी को सबसे पहले टेस्ट करने की ट्राई करो। सारी चीजें अगर आप बोलेंगे कि मैं टेस्ट करूंगा हर पॉसिबल वे में, बाद में हम लोग यूजर को अगर हैंड ओवर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। टाइम डेडलाइन क्रॉस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंप्लीट टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। सेटिंग अप द राइट प्रोसेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको टेस्टिंग जो है वो ऐसे वे में अलाइन करना है दैट द प्रोसेस इज एफिशिएंटली कैप्चर द बग्स इन टाइम। इन टाइम मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जितना आप बग को लेट आइडेंटिफाई करेंगे उसका उसको सॉल्व करने का आपका जो कॉस्ट है उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अर्ली टेस्ट फॉलो करते हैं, सो दैट अगर कोई एक बग है वो अगर आपका रिक्वायरमेंट स्टेज पे ही मिल गया तो आपका उसको सॉल्व करने का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज ही है। डिजाइनिंग पे उसका कॉस्ट 100 हो गया, कोडिंग पे उसी का कॉस्ट आपका 1000 हो गया, और डिप्लॉयमेंट के बाद में उसी का कॉस्ट आपका 10,000 हो जाएगा। सो मतलब ये वे में आपके कॉस्ट जो है ना वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा। तो बग्स जो है आपके इन टाइम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, या अर्ली आइडेंटिफाई करना जरूरी है, एंड उसके लिए हम लोग अर्ली टेस्ट फॉलो करते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, ये अगेन दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन विद इन आर डिफरेंट टीम्स और डिपार्टमेंट्स एज वेल एज विद द क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब अगर आप पार्ट बाय पार्ट अगर एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको कस्टमर को लूप पे रखना है, फीडबैक लूप। फीडबैक लूप का मतलब एक छोटा सा पार्ट बनाया, हैंड ओवर इट टू कस्टमर, और उसके बाद में आप उनके पास से रिव्यू लो। और सेम वे आप जब एक टीम डिजाइन करके डेवलपमेंट के लिए दूसरे टीम को दे रहा है, देन दूसरा टीम डेवलप करके टेस्टिंग के लिए तीसरे टीम को दे रहा है, तो ये सारे टीम के बीच में भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए कि अगर वो आपस में उनको कुछ लगता है कि कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक है या उन्होंने कोई बग आइडेंटिफाई किया है तो वो टाइम पे वो आपस में भी एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाए। अगर दे इफ दे डोंट हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल तो वो क्या करेंगे, जो भी उन्होंने मिस्टेक आइडेंटिफाई किया उन्होंने ऑन पेपर तो लिख दिया वहां पे, लेकिन आप देखो कि अगर मैं ऑन पेपर अगर कुछ चीज लिख रहा हूँ जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में जा रहा है तो वहां पे मुझे एक बहुत एक स्टैंडर्ड वे में प्रोसेस में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अनऑफिशियली अगर मुझे कम्युनिकेशन करने का अपॉर्चुनिटी है तो जब अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ और वो डेवलपर मेरा फ्रेंड है तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई देख, मैं हमेशा जब ये टाइप के सॉफ्टवेयर टेस्ट करता हूँ ना तो मैं टेस्टिंग चालू ही यहाँ से करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेन प्रॉब्लम रहता है। एंड अगेन फिर डेवलपर को यहाँ यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या है, एक एक कम्युनिकेशन चैनल जब हम लोग का सेटअप होता है ना तो आपस में कम्युनिकेशन स्मूथ होता है, पहचान बनता है, और उसके बाद में हम लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, एक दूसरे पे भरोसा रहता है हम लोग का, या एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं कि कहाँ पे एरर आने के चांस ज्यादा है, कहाँ पे हम लोग का सॉफ्टवेयर हमेशा अटकता है सबसे ज्यादा। तो आपको कहाँ पे डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा करना है और कौन से वे में करना है, तो ये इसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है। बहुत बार लैक ऑफ रिसोर्सेस मतलब हम लोग का मल्टीपल डेवलपमेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। अब बड़े कंपनीज जो होता है
उनके पास ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्रोजेक्ट है और उसी के ऊपर सारे लगे पड़े। वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। सो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग के पास सपोज 100 कंप्यूटर्स ही है एंड वी हैव 200 एम्प्लॉयज। तो वो ये 200 एम्प्लॉय जो है इनको हम लोग कैसे असाइन करेंगे, तो हम लोग दो शिफ्ट में काम कर देंगे। सो उससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज को हम लोग मैक्सिमम लेवल तक कंज्यूम कर पाए, सो दैट आपके रिसोर्सेज आइडल ना जाए। या अभी यहाँ पे हम लोग 3 शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो 8 आवर्स का शिफ्ट में ही आपका सारा काम हो जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है। सो अगर मैं 3 शिफ्ट करूंगा 8 8 आवर्स के, तो उसमें किसी का काम ढंग से खत्म नहीं हो पाएगा। सो इसके लिए डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग 12 12 आवर्स पे डिवाइड कर देंगे बिटवीन 2 टीम्स। तो जब एक टीम अपना काम खत्म करके जाते रहेगा या चला गया रहेगा, तभी दूसरा टीम आके अपना काम करेगा वो सेम रिसोर्सेज के ऊपर। सो अगर आपके पास स्किल्स टेस्टर्स है, डेवलपर्स है, तो हम लोग ये वे में अपने रिसोर्सेज को जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं, या वो रिसोर्सेज को हम लोग वो वे में बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपके रिसोर्सेज भी कम है तो वो टाइम पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका टेस्टिंग में ऑलरेडी डिले हो रहा है, क्योंकि आपको टेस्टिंग के लिए जो रिसोर्सेज मिलेंगे वही आपको 1 हफ्ते के बाद मिल रहा है। तो आपको टेस्टिंग का टाइम आपको आज से काउंट नहीं करना है, आपको जब से हम लोग टेस्ट चालू करेंगे तब से आप टेस्टिंग का काम टाइम जो है वो काउंट करेंगे। सो इसके लिए हम लोग बहुत बार प्रोजेक्ट का जब एग्जैक्ट टाइमिंग देते हैं ना, तो वो प्रोजेक्ट का आपने एसपीएम में पढ़ा रहेगा कि प्रोजेक्ट का एक्चुअल टाइम कंसिडर करने के टाइम में हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन से रिसोर्सेज आपको कौन से टाइम पे अवेलेबल हो रहे हैं, और उसके हिसाब से देन हम लोग अपना टाइम वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। सो लैक ऑफ रिसोर्सेज अगर है तो आपको सबसे पहले कुछ रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंट और डिजाइनिंग के लिए ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है। टेस्टिंग के लिए हम लोग बाद में फोकस करेंगे, और उसके पहले आप अपने प्रॉपर टेस्ट केस बना के रखो, सो दैट जब भी आपको वो रिसोर्सेज मिल जाए आप बेस्ट वे में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाओ। वही है टेस्ट कवरेज। अब टेस्ट कवरेज का मतलब क्या है, आपको एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई एक कोड जब अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, टेस्ट कवरेज का मतलब क्या होता है। अगर हम लोगों का ये एल्गोरिदम है, तो यहाँ पे आपने देखो क्या किया है, पहला अगर कोई एक कंडीशन अगर फॉल्स है तो मेरा कोड यहाँ पे जाएगा, ट्रू है तो नीचे जाएगा। देन उसके बाद में और एक कंडीशन है, अगर ये ट्रू हुआ तो फाइनली हम लोग कुछ आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, अगर फॉल्स हुआ तो वापस हम लोग ऊपर वाले स्टेटमेंट में जा रहे हैं। सो टेस्ट कवरेज का मतलब यही होता है कि आपको हर एक पॉसिबल जो यहाँ पे कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए आपका। हर एक यहाँ पे जो ब्रांच दिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, वो टेस्ट होना चाहिए। सेम वे यहाँ पे दिया है देखो, पाथ कवरेज। सो पाथ कवरेज में क्या होगा, सपोज अगर मेरा कोई एक कंडीशन, अब देखो यहाँ पे है ना 2 पाथ दिए आपको, ध्यान से देखो। अगर मैं आपको ये इमेज दूं, ये कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं चैट में, कहीं पे आप ड्रॉ करके रखना। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बताया क्या है, सबसे पहले हम लोग के पास कोई एक इफ एल्स कंडीशन है, बराबर है। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग। सो अब देखो यहाँ पे ना हम लोग एक बाइनरी टेबल बनाएंगे इसका। इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, जैसे ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा। देन ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आउटपुट क्या होगा। देन ये फॉल्स है, ये ट्रू है, देन ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो लाइक आई से कि ट्रू के लिए आई एम यूजिंग देयर 1 और फॉल्स के लिए आई एम यूजिंग 0। तो अगर दो कंडीशन है तो पहले मैंने क्या बोला, दोनों ट्रू है, दैट इज दोनों 1 1 है। देन एक ट्रू है एक फॉल्स है, दैट इज 1 0 है। देन एक फॉल्स है एक ट्रू है, दैट इज 0 1 है। एंड देन दोनों फॉल्स है, दैट इज 0 0। तो आउटपुट क्या आ रहा है। वैसे ही कुछ केसेस हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय टेस्ट कवरेज। आई होप जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया वो बहुत क्लियर है आपको। और यहाँ पे हम लोग जो टेस्ट कवरेज की बात कर रहे हैं ना, वो वही टेस्ट कवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और वही यहाँ पे दिया हुआ है। सो दैट्स इट। यहाँ तक हम लोग का हो गया। नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टेस्ट टीम अप्रोच।
लिए यहाँ तक ही रखता है।